आज हमारा जो टॉपिक है फार्माकोलॉजी 2 का सेमेस्टर 4, दैट इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ड्रग्स। वो ड्रग्स जो आपके पैरासिम्पैथिक सिस्टम को पे काम करती है, उसको अफेक्ट करती हैं। तो उसमें कुछ ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना है कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, उसके कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है, उनके कौन से रिसेप्टर हैं और उसका फंक्शन क्या है। तो न्यूरोट्रांसमीटर, जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का है, वो है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, मेजर। तो ये जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थोड़ा अपोजिट, जो सॉरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अपोजिट काम करता है। ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा था, सारी चीजें जो हैं एक्टिवेट हो रही थी, यहाँ पे सारी चीजें डीएक्टिवेट होंगी। वहां पे जो रेस्पॉन्स था फाइट एंड फ्लाइट का था, यहाँ पे जो रेस्पॉन्स होगा रेस्ट एंड डाइजेस्ट का होगा। ठीक है। तो अब इसके जो रिसेप्टर हैं वो दो रिसेप्टर हैं। ठीक है। और इसके मेन जो रिसेप्टर, उनको बोलते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। इनको फिर मजीद दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक है निकोटोनिक रिसेप्टर और दूसरे हैं मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, ये रिसेप्टर। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो ड्रग्स होती है वो इनके रिसेप्टर पे जाती हैं, फिर वो अपने काम काम करते हैं। ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जाता है। ठीक है। जब ये एक्टिवेट होता है तो एसएनएस सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ब्लॉक हो जाता है। जब जाहिर है वो ब्लॉक होगा तो फाइट एंड फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स बंद हो जाएगा। सही है। और जब एसिटाइलकोलिन ब्लॉक हो जाएगा तो एसएनएस जो है, जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब ये दूसरे एक दूसरे के अपोजिट काम करते हो। ठीक है। तो अगर एसएनएस स्टिमुलेट होगा तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस एक्टिवेट होगा। जब जो है पीएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ब्लॉक होगा तो वो एक्टिवेट होगा। मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, अगर एक ब्लॉक होगा तो दूसरा एक्टिव होगा, दूसरा एक्टिव हुआ तो दूसरा ब्लॉक होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे रिसेप्टर इसमें कौन से, उसमें हमने रिसेप्टर पढ़े थे अल्फा एडेनर्जिक, अल्फा बीटा एडेनर्जिक, ये पढ़े थे। यहाँ पे रिसेप्टर्स इनको बोलते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर। इसके मजीद दो टाइप से, एक है निकोटिनिक, दूसरे है मस्कर्निक। तो जब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो अब वहां पे हमने पढ़ा था कि वहां पे हो रहा था जो है ड्राइनेस हो रहा है। क्या हो रहा था? ड्राइनेस ऑफ माउथ हो रहा था। यहाँ पे क्या हुआ है, जीआईटी सिस्टम इंक्रीज होंगी, उसकी मोटिलिटी इंक्रीज होंगी, और यहाँ पे जो यूरिनेशन भी इंक्रीज होगी। वहां पे ये सारे क्या थे, डिले फंक्शन थे। और यहाँ पे जो है प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, वहां पे प्यूपिल क्या हो रहे थे, डायलेट हो रहे थे। ये आपने फंक्शन लिया। अब आप खुद समझ जाए कि ये जब होगा तो दो चीजें होंगी। पैरासिम्पैथिक में जब एक्टिवेट होगा तो वोमिटिंग आने के चांसेस हैं, क्योंकि जीआईटी सीक्रेशंस होगी। दूसरा, माउथ वाटरी होगा। यस। यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगी या नहीं? होगी। और आपके जो पीपल है वो कॉन्स्टिक हो जाएंगे। पहले क्या थे, माइड्रासिस थे, और अब क्या हो जाएगा, मियोसिस। वहां पे डायलेट हो रहे थे, यहाँ पे कॉन्स्टिक हो रहे हैं। ठीक है। तो ये आपने चीजें याद रखनी है। इस सिस्टम को बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब स्लो काम हो जाएगा, रुक जाएगा। तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम में अगर जो होंगे चीजें होंगी उसमें से हम कहेंगे, उसमें पीपल जो है आपके कॉन्स्टिक होंगे। सेलिवेशन वहां पे स्टॉप हो रही थी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। यहाँ पे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, वहां पे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे आपके जो ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे और ब्रीदिंग आपकी स्लो हो जाएगी। वहां पे क्या हो रहा था, वो डायलेट हो रहे थे और आपकी ब्रीदिंग बढ़ रही थी। यहाँ पे पेरिसिलिसिस मूवमेंट आपकी इंक्रीज होगी, वहां पे डिक्रीज थी। अब यहाँ पे बाइल सीक्रेट ज्यादा होगा, वहां पे ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा था, यहाँ पे बाइल ज्यादा आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो एड्रिनल सिस्टम एक्टिवेट था वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। वहां पे जो ब्लेडर रिलैक्स था, यहाँ पे कॉन्टेक्ट होगा। तो ये चीजें जो है आपने समझ लेनी है, पैरासिम्पैथिक नर्वस स्टिमुलेशन में ये होता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर आपने आफ्टर जो है ईटिंग, अगर आप रेस्ट में हैं तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो है कंट्रोल में होता है। तो बॉडी जो क्या करता है, सारी जो रिसोर्सेज को शट करता है, जीआईटी पे सारा फोकस करवाता है। सही है। और कोशिश करता है सारे जो सिस्टम जो थे वो हरकत में थे, उनको सबको आराम आराम से उसको रेस्ट में लेके आएगा। इसी वजह से क्या होता है कि आप क्या करते हैं, जब आप
जब ज्यादा खाना खाते हैं या कुछ करते हैं तो उसके बाद आप क्या फील करते हैं? टायर्ड फील करते हैं। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी इसको सारा ठीक करने में लग जाती है। ठीक है। और कुछ मेडिकेशंस जो हैं, ऐसी मेडिकेशन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करेंगी, ऐसी ड्रग्स को हम बोलते हैं कोलिनर्जिक्स। और जो रिसेप्टर थे उसको हम क्या बोलें? कोलिनर्जिक रिसेप्टर। उन ड्रग्स को क्या बोलेंगे? कोलिनर्जिक। ठीक है। और रिसेप्टर को बोलेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, अगर आप इसमें कोलिन याद करें, एसिटाइल कोलिन, ये कोलिनर्जिक कोलिन, कोलिनर्जिक कोलिन, तो आपको ये याद रह जाएगा। वहां पे क्या था? एड्रेनर्जिक, एड्रेनलिन, एड्रेनर्जिक, एड्रेनलिन, एड्रेनर्जिक। तो ये आपने याद करने के लिए टेक्निक है। जो ड्रग्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगी उसको बोलेंगे कोलिनर्जिक। वो ड्रग्स जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करेंगी, ऐसी ड्रग्स को बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है बेटा। जो एक्टिवेट करेंगी उसको कोलिनर्जिक, जो डीएक्टिवेट करेंगी उसको एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स बोलेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा क्या बोलेंगे आपको अगर समझना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे टर्म लिखता है। एक ड्रग्स जो एक्टिवेट करेंगी उनको बोलेंगे पैरासिम्पैथो, मैं यहाँ चेट बॉक्स में लिख रहा हूँ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। और जो एंटीकोलिनर्जिक्स को क्या बोलेंगे? पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। क्या बोलेंगे बेटा? ठीक है। तो ये आप याद कर लेना। ठीक है। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। ठीक है बेटा, ये आपने वर्ड नोट कर लेना आपके। वैसे आपके बुक्स में लिखा हुआ है, तीन तीन चार चार नाम है, मैंने आपको दो नाम याद करना ताकि आप परेशान हो। अब हम पढ़ते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के दो टाइप से, वो एक है मस्करेनिक, दूसरे हैं निकोटेनिक। मस्करेनिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं आपके? मेनली आपके ब्रेन स्टेम में होते हैं। ठीक है। और आपके थैलेमस में होते हैं। ठीक है। तो ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? आपकी जो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज कराते हैं और आपको यूरिनेशन आ जाती है। इसका मैं एग्जांपल थोड़ा फनी टाइप का देता हूँ, थोड़ा आप समझना। बच्चे को जब हम कुछ जो है डांटते हैं, अगर वो डर जाता है ना, तो थोड़ी देर के बाद, जब डर के थोड़ी देर, उसकी फिर शलवार गीली हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि बॉडी उसकी पहले वो स्ट्रेस में आती है, फिर जैसे ही उसकी रेस्ट में आ जाती है तो उसकी आस्ते 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 शलवार गीली हो जाती है। क्यों? खौफ में, क्यों? डर में। इसीलिए कि वो उसकी यूरिनेशन हो जाती है, ये खुद हो जाता है, इसमें बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो उसमें ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है बेटा। तो डर में ऐसे होता है ये, दैट इज द नॉर्मल। ठीक है। हाँ, बड़ों में भी होता है, बड़ों में होता है, पर हम मैं बच्चों को एग्जाम्पल दूंगा ना ताकि बड़ों को बुरा ना लगे। ठीक है बेटा। तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? ये थोड़ा ज्यादा काम करते हैं और ये कॉमनली आपके न्यूरॉन्स में होते हैं और आपके स्पाइनल कार्ड में होते हैं। तीसरा कहाँ होते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में। ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं यहाँ पे होते हैं। ठीक है। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस कहाँ? जहाँ पे मसल एक ग्लैंड को, जब जब एक न्यूरॉन जब मसल को सप्लाई करती है न्यूरो ट्रांसमिशन, उसके बीच में जो एक गैप होता है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं, क्या करवाते हैं? मसल कॉन्ट्रेक्शन। तो इसकी जो फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्मोकिंग सीजेशन जो है चीजें हैं, या आप दूसरी जब एनेस्थेटिक पैरालिटिक एजेंट्स में, इसकी जो है सेम काम है। जो है एनेस्थेटिक पैरालिटिक एजेंट जो है उसकी तरह, इस तरह से काम करते हैं, और स्मोकिंग सीजेशन में इसका बड़ा रोल है। हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं निकोटिनिक। तो स्मोकिंग सीजेशन की बात आ रही है। ठीक है, किसकी बात आ रही है? निकोटिन। आपको पता है स्मोकिंग में निकोटिन होता है, इस वजह से इसको term। और निकोटिन कहाँ होता है? सिगरेट्स में होता है। वो क्या करता है? निकोटिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाता है, उसकी वजह से आपके ब्रेन क्या होता है? एक्टिवेट हो जाते हैं, इस वजह से। और ये क्या कराता है? जैसे ही ये एक्टिवेट होता है तो आपके बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन रिलीज होता है और ये बार बार होता है, इसकी वजह से आप आस्ते आस्ते उसके क्या हो जाते हैं? एडिक्टिव हो जाते हैं। आपको ब्रेन समझ आता है कि भाई निकोटिन आ रही है तो मुझे मुझे डोपामिन मिलेगी। वो डोपामिन नहीं मिलेगी तो आपकी बॉडी क्रेविंग करेगी, क्रेविंग के बाद आप उसकी एडिक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। तो इसमें एक एंजाइम है जिसका नाम है कोलिनिस्ट्रेज एंजाइम। क्या नाम है? कोलिनिस्ट्रेज एंजाइम है। ये एक डिग्रेडेशन एंजाइम है जो क्या करता है? एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करवाता है। तो अगर आप एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक कराएंगे तो आप कौन सी दवाई देंगे? कोलिनिस्ट्रेज देंगे। ठीक है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं
कि अगर आपकी मेडिकेशंस जो है कोलिनिस्ट्रेस जो ब्लॉक कराएंगी तो आपकी जो एसिटाइल कोलिन इंक्रीज होगा, मतलब कोलिनिस्ट्रेस ब्लॉक होगा, ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन इंक्रीज होगा। ठीक है बेटा, इसको हम मजीद आगे जाके समझते हैं। अब कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम दूसरा क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक को पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स। एक नाम है कोलिनर्जिक, दूसरा नाम है पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स, तीसरा नाम क्या है, मस्करेनिक एजेंट्स, चौथा नाम क्या है, कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर। ये समझ में आया, ये हमने यहाँ पे जो पढ़ा, जब कोलिन स्ट्रेस एंजाइम इनहिबिट होगा तो एसिटाइल कोलिन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपने किसको इनहिबिट करना है, कोलिन स्ट्रेस को इनहिबिट करेंगे तो एसिटाइल कोलिन एंजाइम बढ़ जाएगा। जब एसिटाइल कोलिन एंजाइम बढ़ जाएगा तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जो उसके काम है वो काम होंगे। तो इसमें कुछ जो ड्रग्स आती हैं वो आती हैं बेथिनाकोल, सिवीमिनलाइन, पायलोकार्पिन। ठीक है, कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर में कौन सी होती है, मस्करनिक रिसेप्टर्स को ये एगोनिस्ट जो डायरेक्ट उस पर काम करते हैं, ये क्या करते हैं, इस पे इनडायरेक्ट काम करते हैं, सिर्फ कोलिन स्ट्रेस को इनहिबिट करते हैं। तो इसमें क्या है, पायरिडोस्टिजमाइन, नियोडोस्टिमाइन, फाइसोडोस्टिमाइन, इड्रोफोनियम और रिवर्स्टिजिमाइन, ये ड्रग्स होती हैं, ये कोलिन स्पेस को इनहिबिट करती हैं, उसकी वजह से एसिटाइलकोलिन इंक्रीज। ये समझ लो ये डायरेक्ट काम कर रही हैं और इनडायरेक्ट काम कर रही है, और ये मस्करनिक क्या कर रही हैं, डायरेक्ट काम कर रहे हैं। ये तब मेडिसिन देंगे तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि किस किस कंडीशन में ये हम देते हैं। तो पहली पहली यूरिनरी रिटेंशन में, एक बंदा है जो जिसका यूरिनरी रिटेंशन में है, यूरिन उसका नहीं आ रहा, तो हम ये देंगे जिससे क्या होगा, यूरिनरी जो है कॉन्ट्रैक्शन जो है वहाँ पे वहाँ पे रिलैक्स था तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यूरिनरी कॉन्ट्रैक्शन के साथ क्या होगा, तो यूरिन सही पास होगा, जैसे हमने अभी पढ़ा, बच्चों को एग्जाम्पल दिया। दूसरा हम देंगे गर्ड में। गर्ड में क्या होता है, जीआईटी ब्लॉक हो जाता है, पेरिसिलिस मूवमेंट कम हो जाती है, तो हम ये जब देंगे तो पेरिसिलिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, नीचे खाना जाएगा। मिस्टीनिया ग्रेविस में भी आपके जो मसल्स हैं वो आपके ब्लॉक हो जाते हैं, वो मसल सही काम नहीं करते, उसमें भी। अल्जाइमर में भी आपके मसल स्लो हो जाते हैं, उसमें भी। ग्लाइकोकोमा में आपका जो है पीपल्स जो है और आईओपी जो है कम हो जाता है, इसमें हम क्या देंगे, ग्लाइकोकोमा में ये बढ़ जाएगा, जिसमें आपका आईओपी का प्रेशर जो है कम हो जाएगा, और आपकी जो मियोसिस होगा जिसकी वजह से आपको जो नजर की तकलीफ हो वो सही हो जाएगी। तो ये आप समझ लें कुछ कंडीशंस कैसे काम करता है। जैसे मस्करनिक एगोनिस्ट है वो तो डायरेक्ट काम करते हैं, डायरेक्ट एसिटाइलकोलिन को इंक्रीज कराएंगे। कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर क्या कराएंगे, ये कोलिन स्ट्रेस जो डिग्रेडिंग एंजाइम है उसको कम कराएंगे, उसको जैसे ही कम कराएंगे तो एसिटाइलकोलिन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये समझ ले दो तरह के काम है। फाइनली इसका जो काम होगा रेस्ट एंड डाइजेशन होगा, क्या होगा, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है, बॉडी आपकी रेस्ट में आएगी, सुकून में आएगी। चलो, तो अब जब ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट होगा तो होगा क्या क्या आपकी बॉडी में, क्या क्या होगा, पहले आपकी जीआईटी सीक्रेशंस इंक्रीज हो जाएंगी। जैसे ही जीआईटी सीक्रेशन इंक्रीज होंगी तो उसकी मोटिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, और जो गर्ड में खाना जो फंसा हुआ था, रिफ्लेक्स हो रहा था, बैकवर्ड रिफ्लेक्स हो रहा था, ये नीचे जाएगा। तो समझो ये ट्रीटमेंट किसकी हो गई, गर्ड की। दूसरा किस तरह से काम करेगा, इंक्रीज यूरिनेशन, क्योंकि यहाँ पे रिटेंशन था, अब यूरिन रिटेंशन का प्रॉब्लम है, ये क्या कराएगा, ये मेडिसिन क्या कराएगी, यूरिनरी जो इंक्रीज जो यूरिनेशन उसको इंक्रीज कराएगी, और यूरिनरी फंक्शंस को ठीक कराएगी, जिसका इलाज क्या होगा, यूरिनरी रिटेंशन का वो खत्म हो जाएगा और प्रॉपर यूरिनेशन आएगी। तीसरा पीपल कॉन्सिक होंगी यहाँ पे, तो ये ग्लाइकोमा में क्या हो जाता है, तो जो एक्वस ह्यूमर है उस वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से जो है जो आपका इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर वहां पे इंक्रीज होता है, इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उस डिक्रीज के होने की वजह से आपकी जो ओपनिंग है ग्लाइकोमा जिसको ब्लॉक किया हुआ है फ्लो को, वो ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ग्लाइकोमा में जो तकलीफ है वो सही हो जाएगी। तीसरी चौथी कंडीशन हमने पढ़ा, इसमें हार्ट रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि ये हमने पढ़ा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट होगा तो सेंटर जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक होगा तो एपिनेफ्रिन कम हो जाएगी, जब एपिनेफ्रिन कम हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर हार्ट रेट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये सारी जब होंगी काम, तो हमने कुछ कंसिडरेशंस करनी है, क्या क्या। पहले हमने कोलिनर्जिक के साइड इफेक्ट्स वो देखने, वो बहुत ही खतरनाक
साइड इफेक्ट्स होते हैं, थोड़े आपने ध्यान में रखना है, सही है। पहला पहला होगा ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज सेलिवेशन, जिसको बोलते हैं सैलोरिया, सलाइवा ज्यादा आएगा। इंक्रीज यूरिनेशन, यूरिनेशन ज्यादा हो सकती है। मियोसिस ज्यादा हो सकती है। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ब्लड विजन, स्वेटिंग, ट्रेमर्स, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, हाइपोटेंशन, वेट लॉस, ये सारा। वेट लॉस क्यों होगा? वहां पे क्या होता, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ग्लूकोनियोजेसिस हो रहा था, यहाँ पे उसको ब्लॉक कर रहा है। आपका जित आपका गार्ड ब्लेडर ज्यादा काम कर रहा है, तो जितनी भी एनर्जी उसको यूटिलाइज कर लेगा। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं, और क्या डेंजरस साइड इफेक्ट है। ये आगे जाके एक टर्म पढ़ेंगे, कोलिंजिक क्राइसिस, ठीक है, तो वो उसमें भी आ पाएगा। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कोलिंजिक क्राइसिस का मतलब ये है कि अगर ये सारे सिम्टम आपको नजर आ रहे हैं, अगर ये सारे सिम्टम आपको नजर आ रहे हैं, आपने ये मेडिकेशन दी है, तो आप उसका एंटीडोट देंगे, एट्रोपिन सल्फेट। मेडिकेशन का क्या नाम है? एटोपिन सल्फेट। ये एंटीडोट है। क्या है? एंटीडोट है। किसका? एंटीडोट किसका है? एंटीडोट है कोलिनर्जिक ड्रग्स का। तो एटोपिन आपसे कोई पूछेगा ये क्या है, एटोपिन आपकी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, ठीक है। तो अब किस कंडीशन में आप पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स नहीं दे सकते? अगर किसी का इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है तब आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये उसमें क्या करा सकता है, परफोरेशन करा सकता है। अगर किसी का यूनिट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई फिजियोलॉजिकल या कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर खराब है, तब नहीं सकते। अगर किसी को ब्रोंको जो है कंस्ट्रक्शन है, तब भी आप नहीं दे सकते, ठीक है। अगर अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म है तब भी आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये और मजीद इसको कराएगा, और उसमें ए फिब्रिलेशन होगी। ए फिब्रिलेशन ये होगा कि जो है आप क्या कह सकते हैं, इसमें हार्ट की रिदम में चेंज आएगा। इसमें हाइपोटेंशन होगा और ब्रेडिकार्डिया। तो ये इसके साइड इफेक्ट बहुत डेंजरस हैं। जब आप ये मेडिकेशन दें तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ देनी है, ठीक है बेटा। तो ये आपने ध्यान से रखना है। अब आप जब मेडिकेशन देंगे तो आपने ये ध्यान देना है कि ये मेडिकेशन आपने एम्पटी स्टमक पे देनी है, ताकि वोमिटिंग ना हो, ठीक है। कब देनी है मेडिकेशन? एम्पटी स्टमक में। अब यहाँ पे क्या चीजें समझने वाली बात है, इसमें साइड इफेक्ट्स ये सारे आपने याद करने हैं। अगर ये साइड इफेक्ट सबको होंगे, पेशेंट सबको ये चीजें हुई, तो उसको बोलते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस। इस क्राइसिस को निपटने के लिए हमारे पास एक मेडिकेशन है जिसका नाम है एट्रोपिन। वो एटोपिन क्या काम करती है? एंटीकोलिजिक का काम करती है। तो इसको ब्लॉक कर देगी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, तो फिर ये जो सारे सिम्टम वो सही हो जाएंगे। किस किस कंडीशन में दी जा सकते हैं, ये आपने याद रखने हैं। और एजुकेशन क्या है, जब ये मेडिकेशन किसी को दे रहे हैं तो आपने एम्प्टी स्टमक पे नहीं देनी। कुछ डिजीज है जिसमें हमने पढ़ा था, इसकी ट्रीटमेंट है मिस्थेनिया ग्रेविस, एमजी, और अल्जाइमर ग्लाइकोमा। तो हम मिस्थेनिया ग्रेविस और उसकी डिजीज में थोड़ा फर्क पढ़ लेते हैं। मिस्थेनिया ग्रेविस होता क्या है? इसमें क्या होता है कि आपका जो है एसिटाइल कोलिन खुद आपकी बॉडी पे अटैक करता है। फिर क्या होता है, आपके जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, और आपके मसल्स जो हैं प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो अब कैसे पता चलेगा कि आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराने? उसके लिए एक टेस्ट करवाते हैं। उस टेस्ट का नाम है एड्रोफोनियम टेस्ट। क्या नाम है? एड्रोफोनियम टेस्ट। ये वाला मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ये टेस्ट है, ये टेस्ट करवानी पड़ती है। उसको दूसरा नाम बोलते हैं टेंसलॉन टेस्ट। इसमें पता चलेगा कि आपके जो मसल्स हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। और इसमें जो है अगर आपके मसल्स अगर सही काम करें तो ये पॉजिटिव आएगी, अगर सही नहीं काम करे तो नेगेटिव आएगी। ये आपने समझना। तो इसको अगर आपसे कोई पूछे मिस्थेनिया ग्रेविस कैसे ट्रीट किया जाती है, तो उसको ट्रीट किया जाता है कोलिन स्ट्रेस जो इनहिबिटर्स हैं जो हमने ऊपर पढ़े वो, उसमें से कौन सी मेडिकेशन, पायरिडोस्टिमाइन, वो क्या करेगी कि कोलिन स्ट्रेस जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करेगी। और वो जैसे इनहिबिट होगी तो आपका एसिटाइल कोलिन जो है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर, वो इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी जो मसल्स मूवमेंट वो प्रॉपर होगी, ठीक है। और जो मिस्थेनिया ग्रेविस एक और मेडिकेशन से ट्रीट की जाती है जिसका नाम है एड्रोफोनियम ड्रग, ठीक है, उससे भी ट्रीट की जाती है।
तो सिंपली समझिए, मस्तिष्क ग्रेसिस आपके मस्कुलर की वीकनेस होती है, जिसको ट्रीट किया जाता है पायरोसिसमाइन से और एडोफोनियम से। दूसरी डिजीज है अल्जाइमर। अल्जाइमर के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा काफी बार। ये भी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, आपके जो एम्लॉयड और जो ब्रेन की कुछ प्रोटीन होती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, वो जो है बिल्ड होती हैं, उसकी वजह से, ये बिल्ड होने की वजह से ये ब्रेन में डिपॉजिट होती हैं। तो फिर क्या होता है, आपका ब्रेन आस्ते आस्ते श्रिंक करता है, छोटा हो जाता है। तो छोटा होने के साथ आपके ब्रेन के सेल्स मर जाते हैं। उसकी वजह से आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, और मेमोरी भी आपकी कम हो जाती है। और दूसरा, आपके जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स है वो कम हो जाती है। तो जाहिर है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन आपकी कम हो जाएंगी तो एसिटाइलकोलिन कम हो जाएगा। जब एसिटाइलकोलिन कम हो जाएगा तो आपके जो काम है, मूवमेंट वाले, कॉग्निशन वाले काम, ये सही काम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, एसिटाइलकोलिन को इंक्रीज कराएंगे, ताकि जो उसका अल्जाइमर है वो ठीक हो। अगर अगर कॉग्निटिव फंक्शन एज वाइज है, मिसाल तो जैसे ही 50 साल का बंदा 50-60 से क्रॉस करता है तो उसकी डिमेंशिया होता है, तो उसमें हम स्लोली देंगे। अगर सिंस बिफोर, अगर किसी 40 को ये अल्जाइमर होता है तो फिर हम ये मेडिकेशन ज्यादा डोज में देंगे। ठीक है। इसको भी जो ट्रीट किया जाता है कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर से किया जाती है, जिसमें उसमें थी पायरिडोस्टिमाइन, इसमें है रिवास्टिजिमाइन, डोनजेपिजिल और गैलेंटामाइन। ये सारी कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर है। ये जैसे इनहिबिट होगा तो एसिटाइलकोलिन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से उसके कॉग्निटिव फंक्शन सही होंगे, उसके मेमोरी फंक्शन सही होगी और उसके मूवमेंट सही होगी। अच्छा, ये मेडिकेशन इसका मुकम्मल इलाज नहीं है, पर उस डिजीज को स्लो कर सकती है। उसके जो न्यूरॉन डैमेज हो रही हैं, जो प्रोटीन जो है यहाँ पे बन रही है, वो उसको स्लो कर सकता है, पर इलाज नहीं है, ये याद रखना है। अब कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें जो प्राइमरी ड्रग आती है डोनेपेजल और रिवेस्टिजिमाइन और गैलेंटामाइन। किस कंडीशन में देते हैं, हम देते हैं अल्जाइमर में, और दूसरे देते हैं डिमेंशिया में। ये क्या कराती है, एसिटाइल कोलिन जो जो इंक्रीज हो रही है उसको, जो उसकी जो ब्रेक डाउन हो रही है उसको इंक्रीज करवाएगी। तो इंक्रीज जैसे ही कराएगी तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ेगी, बायोअवेलेबिलिटी जैसे ही बढ़ेगी तो ये ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में जाएगा तो आपके जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन है वो एक्टिवेट होंगे। जैसे ही एक्टिवेट होंगे तो आपकी मेमोरी ठीक काम करेगी, आपका थॉट प्रोसेस काम करेगा, और आप रीजनिंग सही कर पाएंगे। तो जो डिमेंशिया वाली प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगी। सिंपली आप ये कहेंगे कि ये जो मेडिसिन से ये एसिटाइल कोलिन जो डैमेज हो रही है, टूट रही है, उसको ठीक करेगी, उसको डैमेज नहीं होने देगी बस। ज़ाहिर है, ये मेडिसिन देंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे। तो पहला पहला जो साइड इफेक्ट्स जो हैं, इसके कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स है, जो होता है ब्रोको कॉन्स्ट्रक्शंस। तो ये मेजर साइड इफेक्ट है। तो ऐसी मेडिसिन जब देने वक्त आपने देखना है कि उसको ब्रोको कॉन्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रही। दूसरा, आपने देखा कार्डियोवेस्कुलर में इसको ब्रेडी कार्डिया तो नहीं हो रहा, ये चीजें आपने देखनी है। अच्छा, ये याद रखना है, ये जो मेडिकेशन है, ये अल्जाइमर की ट्रीटमेंट नहीं है, पर उसकी जो डिजीज की जो प्रोग्रेशन हो रही है, जो डिजीज बढ़ रही है, उसको आस्ते आस्ते स्लो करेगी। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं है। तो अल्जाइमर के जो सिम्टम है वो आराम आराम से ठीक हो जाएंगे। अगर पेशेंट सीओपीडी में है या अस्थमा में है तो आप ये मेडिकेशंस नहीं देंगे। अगर देंगे तो बहुत एहतियात से। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रोंकाई और सीओपीडी में और अस्थमा अस्थमा में ये मेडिसिन क्यों नहीं देते, तो वजह ये है क्योंकि ये मेडिकेशन ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराती है। तो अस्थमा वाला बेचारा पहले ही सांस का तकलीफ होती है, सीओपीडी वाले पहले ही, तो आपने थोड़ा ध्यान से देना है। ठीक है बेटा। ये होती हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट। ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जिसको निमोनिक है डम बेल, जो जिम करते हैं ना, इसमें उसको बोलते हैं डम बेल। ये वाले नजर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं डम बेल। तो डम बेल के डी फॉर डायाफोरेसिस, मतलब उसको गर्मी होगी, वो डायरिया हो सकता है। डायाफोरेसिस मतलब उसके जिस्म से पसीना आएगा, डायरिया होगा, यूरिनेशन होगी, मियोसिस होगी, बेरिडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पाज्म, वोमिटिंग आएगी, ज्यादा लेक्रिमेशंस होगी, मतलब आंसू ज्यादा आएंगे, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और सेलिवेशन होगी। ठीक है। ये सारे फंक्शंस होंगे जब आप ये मेडिकेशन देंगे। ये कोरोनजिक के साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है बेटा।
तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या देंगे? जल्दी जल्दी बताएं। इनको ठीक करने के लिए आप क्या देंगे? जल्दी चैट बॉक्स में बताएं, जल्दी 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 जल्दी। चैट बॉक्स में जल्दी बताएं, शाबाश। इसको ठीक करने के लिए क्या देंगे हम? फ्लूइड्स नहीं देंगे, अभी पढ़ाया ऊपर। शाबाश। एंटीकोलिन एट्रोपिन, जबरदस्त, शाबाश। ठीक है बेटा। अब कोलिन क्राइसिस जो हमने अभी पढ़े, ये ऊपर वाले, ये कोलिन क्राइसिस जो हमने ये टर्म पढ़ा, ये वाला, इसको हम मजीद डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। कोलिन क्राइसिस जो है, ये कह सकते हैं मस्करनिक और निकोटीन पॉइजनिंग हो जाती है। इसमें क्या होता है, एसिटाइल कोलिन अपनी लेवल से बहुत ही ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ही हाई हो जाता है। तो ये क्यों? कि आपने डोज ज्यादा दे दिया है, ठीक है। तो अब इसको, या आपका एक्सपोजर हुआ है पेस्टिसाइड से। आप अगर जमीन में काम करते हैं, या जो फील्ड में काम करते हैं, तो आपका एक्सपोजर हो गया पेस्टिसाइड में, या आप जो खाना खाते हैं, या आप जो सब्जियां फल खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स लगा हुआ था, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग। उसकी वजह से हो सकता है। या केमिकल वारफेयर एजेंट बना, जिसमें सेरिन गैस ये यूज की जाती है वार में। तो वार वार में जब ये गैस यूज आती है, तो ये इसमें ये पॉइजनिंग हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, पैरासिम्पैथिक ज्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, तो ये सारे फंक्शन होंगे, जिसमें सेलिवेशन, पॉलीयूरिया, नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ब्लड विजन, स्वेटिंग, ट्रेमर, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, सीवियर ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन। अगर ये आपने ठीक नहीं किया, तो क्या हो सकता है? फ्लैसिड पैरालिसिस और रेस्पिरेटरी फेल्यूर। फ्लैसिड पैरालिसिस का मतलब उसकी जो स्केलेटल मसल्स है वो काम करेंगे नहीं, ऐसे करेंगे जैसे वो मतलब बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तीसरा, उसका रेस्पिरेटरी फेल्यूर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ब्रोंकोस्पैज्म। उसका जो सांस की नाली बिल्कुल काम करे नहीं, नहीं करेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट रिलैक्स नहीं करेगी। दैट इज वेरी डेंजरस। और उसमें ये बंदा डेथ हो जाएगी। इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है, एट्रोपिन। एट्रोपिन डायरेक्ट लगा दो, आईवी शॉट, ठीक है। मस्कुलिन पॉइजनिंग में ये कब होता है? जब आपके टॉक्सिक मशरूम खाते हैं। क्या खाते हैं? टॉक्सिक मशरूम अगर कोई खा लेता है, तो इसमें ये मस्कुलिन पॉइजनिंग होता है। ये बहुत ही डेंजरस होती है, ठीक है। निकोटिनिक पॉइजनिंग में ये क्या होता है कि यंग चिल्ड्रन अगर एक्सीडेंटली अगर सिगरेट ज्यादा खा ले, या अगर कोई वेप 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 में जो लिक्विड होता है वो अगर कोई पी ले, तो फिर ये निकोटिनिक पॉइजनिंग होती है। अब उसको ठीक करने के लिए हम क्या देंगे? तो एट्रोपिन देंगे। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसको अमेरिकन लंग एसोसिएशन को, इस टर्म को बोलते हैं निकसिक। निकसिक मतलब निकोटिन ज्यादा पीने के बाद क्या हो गया, वो सिक हो गया, निकोटिन को सिक। निकसिक मतलब ज्यादा निकोटिन पॉइजनिंग हो जाए। मस्कुलिन पॉइजनिंग कब होगी? मशरूम के साथ, टॉक्सिक मशरूम के साथ। वो वाली जो हम खाते हैं वो नहीं, जो आपकी पिज्जा पे लगती है वो वाली नहीं, ये टॉक्सिक वाली, ठीक है। क्लियर है बेटा? एंटीकोलिजिक्स में हमने पढ़ा, जो कॉमन ड्रग है वो है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन को हम क्या बोलेंगे? एंटीकोलिन को क्या नाम देंगे दूसरा? पैरासिम्पेथोलाइटिक्स। और उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था? वो जो कोलिन क्या थी? पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स। ये क्या है? पैरासिम्पेथोलाइटिक्स। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, कैनॉट पी, कैनॉट सी, कैनॉट स्पिट, कैनॉट शिट। समझ आई बात? ये पैरासिम्पेटिक में होता है, ठीक है। कैनॉट पी, कैनॉट सी, कैनॉट स्पिट, कैनॉट शिट। तो ये आपने समझना है, थोड़ी ये लेट लेट टर्म्स है, पर आपने समझने के लिए। अब ये ड्रग्स क्या करती हैं? एसिटाइल कोलिन से कॉम्पीट करती हैं। अगर एसिटाइल कोलिन आपका ज्यादा जो है सीक्रेट हुआ हुआ है, तो उसको ब्लॉक करेंगी। जैसे ही ब्लॉक करेंगी, तो आपका पैरासिम्पेटिक काम करना छोड़ देगा। जैसे ही ये काम करना छोड़ देगा, तो फिर बाकी आपकी सिस्टम से ही आ जाएंगे। तो इसमें जो प्राइमरी ड्रग आती है वो है एट्रोपिन, ठीक है। दूसरी है स्कोपोलामाइन आइप्रोट्रोपिन ब्रोमाइड, जो कि आपने ये यूज किया है। ये आपने नेबुलाइज करवाया है इसका, ठीक है। नेबुलाइज करवाया आपने। आर्टम जिसका नाम आता है, आर्टम। आर्टम आपने ये कराया है, आर्टम। आर्टम का नेबुलाइज आपने करवाया होगा। इसको बोलते हैं आइप्रोट्रोपिन ब्रोमाइड। और एट्रोपिन तो आपने लगाई होगी, ये मोस्ट कॉमन है। दूसरा,
ट्रायोट्रोपियम, बेंजोट्रोपिन, ठीक है, डाइसाइक्लोमाइन, ऑक्सीब्यूटानिन और टोलिडोनिन। अच्छा, ये जो डार्क किए हुए हैं, ये कॉमन ड्रग्स जो आप यूज करते हैं। अब ये कब कब देंगे? जब साइनस ब्रेडिकार्डिया, एक पेशेंट आपके पास आया है जिसकी हार्ट रेट बिल्कुल 40 से कम है, तो आंख बंद करके आप एट्रोपिन लगा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर उसका एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉक है तब भी लगा सकते हैं। आई एग्जाम करने जा रहे हैं तब भी आप लगाएंगे। अस्थमा वाले पेशेंट को भी लगाएंगे। एक्सेसिव सिक्रेशन किसी को आ रही है तब भी आप लगाएंगे। अगर इंटेस्टिनल हाइपरटोनी मतलब इंटेस्टाइन ज्यादा काम कर रहा है तब भी आप लगाएंगे। अगर किसी का ब्लेडर ज्यादा काम करे तब भी हम लगाएंगे। कौन सी ड्रग्स? एंटीकोलिनर्जिक, जिसमें एट्रोपिन कॉमन है, आइप्रोट्रोपियम कॉमन है। क्लियर है बेटा? अगर आप अब अस्थमा में आप एप्रोट्रोपियम का अस्थम ये देते हैं, एक पेशेंट है जिसको बार बार बेचारे को खांसी आ रही है, बार बार सीक्रेशन आ रही है, बार बार उसका गला खिस खिस कर रहा है, तब आप एप्रोट्रोपियम के ड्रॉप जो नेबुलाइज कराएंगे तो वो बंदा आपको दवाएं देगा। ठीक है बेटा? इंजेक्शन लगाएंगे एप्रोट्रोपियम पर, अगर ब्रेडिकार्डिया होगा तो। ये क्या करती है? ये एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करती है। जैसे ब्लॉक करती है तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम आपका बंद हो जाता है, तो आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है। तो कौन सा एक्टिवेट होगा? फाइट एंड फ्लाइट। जैसे फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, पीपल डायलेट हो जाएंगी, ब्रोंको डायलेट होगा, सीक्रेशंस डिक्रीज हो जाएंगी, जीआईटी डिक्रीज हो जाएगा, यूरिनेशंस यूरिनरी रिटर्न होगा। वहां पे सारा इंक्रीज था, यहाँ पे सारा डिक्रीज है। अब ये जब आप देंगे तो आपने चीजों का ध्यान भी रखना है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं? आपने ये ध्यान रखना है कि ड्राइनेस ना हो। क्या ना हो? ड्राइनेस हो ज्यादा। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे आईओपी इंक्रीज हो सकता है, तो वो उसकी ब्लरी विजन हो सकती है, उसको फोटोफोबिया, उसको हर हर चीज मना नजर आएगी, कलरफुल नजर आएगी। और उसको फोटोफोबिया का मतलब ये है कि उसको रोशनी से डर लगे, खौफ लगे। ठीक है? और अब अगर किसी को ग्लाइकोमा है तो आपने ये मेडिकेशंस नहीं लगानी, ये याद रखना है। ठीक है? और अगर किसी को बीपीएच है तब भी आप नहीं लगाना। इसमें क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जीरोस्टोमिया हो सकती है, टेकिकार्डिया हो सकती है, एनहाइड्रोसिस मतलब बिल्कुल पानी कम हो जाएगा। एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी में आपने किस चीज को देखना है? आप जो सिम्टम हमने पढ़े थे एंटीकोलिनर्जिक्स के, वो सारे आपने सिम्टम को देखना है। किस किस कंडीशन में आप इसको नहीं दे सकते? मिस्थेनियम ग्रेविसिस में नहीं दे सकते, ग्लाइकोमा में नहीं दे सकते, यूरिनरी या इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन इसमें नहीं दे सकते, टेकिकार्डिया में हम नहीं दे सकते। और अगर वो पेशेंट जो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन यूज ले रहा है, डिमेंशिया वाली मेडिसिन ले रहा है, तो हम उसको नहीं दे सकते। और ये जब आप मेडिकेशन देंगे तो आप उनको बोलेंगे कि आपकी हाइड्रेशन अच्छी रखो। क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्योंकि सीक्रेशंस कम हो जाएंगी तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं। तो आज हमने ये पढ़ा है, अगली क्लास में हम ये चीजें मजीद पढ़ लेंगे। यहाँ तक आपका अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका जो है चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है। और